तो बेटा आज हम टॉपिक करने वाले हैं मार्बल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस टॉपिक को मेरा चूज करने का मोटिव ये है कि ना बच्चों को यूरोप के पास्ट के बारे में, फ्रांस के पास्ट के बारे में बुक्स में भी पढ़ाया जाता है, और जो इंडिया का पास्ट है वो तुम्हें पता ही नहीं होता है ना। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमें इंडिया के बारे में कितना पता है और क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंडिया का जो सबसे मेजर रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है? हिंदुइज्म, है ना। आपको पता है ये जो वर्ड हिंदू है ये कहाँ से आया? हिंदुस्तान, हिंदू, ये वर्ड कहाँ से आया? इंडस रिवर से। इंडस रिवर से नहीं आया हिंदू वर्ड, किसी राजा का नाम था कि नहीं बेटा। इंडस रिवर से ना, इंडस रिवर के जो साथ जो लोग बसते थे उनको बोलते थे सिंधु, सिंधु कम्युनिटी। आज के भी लोग होते हैं सिंधी लोग होते हैं, आपको पता है सिंधी कम्युनिटी है। तो इंडिया में, भारतवर्ष में हिंदू नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, हिंदुइज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। कौन से लोग एग्जिस्ट करते थे? सिंधु, है ना। सिंधु कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी। पर जब अरब ट्रेडर्स इंडिया में आए ना, जो अरबी लोग आए इंडिया में ट्रेड करने, तो उन्होंने उनसे ना सिंधु प्रोनाउंस नहीं हुआ, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। जो सिंधु कम्युनिटी थी हमारी, उसको क्या बोलते थे? उनसे ऐसे नहीं प्रोनाउंस होता था, वो हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे हमें। तो वहां से ये वर्ड, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 इयर्स हिंदू 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 चलता है, तो हमारी कम्युनिटी क्या बन गई? हिंदू। तो वो एक वहां से रिलीजन आ गया, हिंदू रिलीजन। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हिंदू रिलीजन आया, इंडिया में कौन कौन से रिलीजन है ये बताइए। सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, चलो क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, और फिफ्थ हो गया हिंदुइज्म। लेकिन बेटा हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। हिंदुइज्म बेटा एक रिलीजन नहीं है। रिलीजन क्या होता है? हिंदू। बेटा अगर आप ध्यान से देखें ना, तो रिलीजन इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। मतलब आपको एक पर्टिकुलर आप रूल्स फॉलो करते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम रखते हैं, तब आप पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं। जैसे आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आपका फिक्स होता है कि संडे को चर्च जाना ही जाना है। अगर इस्लाम रिलीजन की बात करें तो उनका फिक्स है कि एक वीक के पर्टिकुलर डे में, फ्राइडे में 5 टाइम नमाज पढ़नी है। पर क्या हिंदुइज्म में कुछ फिक्स है ऐसा? तुम जब मन करता है हम मंदिर चले जाते हैं, कभी नहीं करता तो भी 5 महीने नहीं गए, है ना। तो हिंदुइज्म एक्चुअलिटी में इंडिया में एक रिलीजन है ही नहीं। सनातन इज अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। ठीक है जी। तो इंडिया में 5 मेजर रिलीजन कौन कौन से? सिखिज्म, क्रिश्चियंस, इस्लाम, बुद्धिज्म एंड सनातन। बात समझ आ गई? अच्छा मेरे को ये बताओ, किस किस को पता है कि जीरो किसने बनाया था? तो बेटा जीरो आर्यभट्ट ने बनाया था, ये भी बात गलत है। सही बात है। अच्छा डेसिमल किसने बनाया था? डेसिमल सिस्टम एक्चुअली ना बेटा जो जीरो की इन्वेंशन थी वो आर्यभट्ट के गुरु ब्रह्मगुप्त ने की। ब्रह्मगुप्त ने किसकी इन्वेंशन की? जीरो की। और उस वक्त पता कैसे लिखते थे जीरो को? मान लो मैंने नंबर लिखा, उस वक्त ये 1 होता था, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने कहा कि जीरो को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब एक डॉट की तरह, किसी भी नंबर के नीचे डॉट। आर्यभट्ट ने उसको शेप दी, उसने कहा डॉट नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसी नोटेशन दे देंगे। बात समझे? तो जो जीरो का कंसेप्ट था वो डॉट से स्टार्ट हुआ। किसने इन्वेंट किया था जीरो को? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है जी। और उसको शेप आर्यभट्ट ने दी थी कि जीरो हम लिखेंगे ऐसे। तो फिर वहां से हुआ कि भाई आर्यभट्ट ने जीरो दिया, पर इन्वेंट जीरो ब्रह्मगुप्त ने किया, आर्यभट्ट के गुरु ने। काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आपको पता है काउंटिंग किसने इन्वेंट की थी? सबसे पहले काउंटिंग कौन सी चलती थी?
काउंटिंग सबसे पहले कौन सी चलती है? वेरी गुड। सबसे बेटा अर्लीस्ट टाइम की जो काउंटिंग थी वो रोमन्स ने दी थी। अब पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स 1 2 3। और ये काउंटिंग का स्टाइल ना बड़ा सेंसलेस था, क्योंकि जैसे मैंने 536 लिखना है या 540 लिखना है, इसको लिखने के 3-3 4-4 तरीके थे। आपने पढ़ा रोमन न्यूमरल्स, आपको आइडिया है कि मान ले मैंने लिखा x, इसमें एक पीछे लगा तो माइनस हो गया, आगे लगा तो प्लस हो गया। बड़ा एक वेग काइंड ऑफ सिस्टम था नंबरिंग का, है ना? तो फिर जब अरब ट्रेडर्स इंडिया में आए, काउंटिंग जो ट्रेस की जाती है, जो हम आज पढ़ते हैं, वो हिंदुइज्म में ये काउंटिंग, इंडिया में वो काउंटिंग शुरू हुई थी संस्कृत में। वो हमने काउंटिंग कैसे शुरू की थी? इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो काउंटिंग लिखते थे 1। जो इंडियन जो हमारी काउंटिंग हम आज पढ़ते हैं वो इंडिया से ओरिजिनेट हुई थी, संस्कृत से, ठीक है? जब अरब ट्रेडर्स ने ये संस्कृत की काउंटिंग देखी और वो वापस गए, तो उन्होंने कहा देखो हम नया स्टाइल लाए हैं काउंटिंग का। तो लोग बड़ी इंप्रेस हुए कि कितना इजी है ना? तुम आज काउंटिंग पढ़ते हो, कितना इजी है, और ये रोमन न्यूमरल्स कितने डिफिकल्ट लगते हैं तुम्हें। तो उन्होंने, जब लोगों ने पूछा कि काउंटिंग कहाँ से लाए हो तुम, उन्होंने बोला हिंद से। कहाँ से? हिंद से लाए हैं ये काउंटिंग, हिंद से। तो आज भी अरेबिक में वर्ड है हिंद से। हिंद से का मतलब क्या है? काउंटिंग। जब पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, वो अरेबिक में उसका वर्ड है हिंद से। हिंद से कहाँ से आया है? मतलब जो अरब ट्रेडर्स वहां पे गए वो कहते हैं हिंद से लाए हैं काउंटिंग का कंसेप्ट, ठीक है जी? अच्छा, और इंडिया की कुछ डायनेस्टीज के बारे में आपको बताते हैं। अच्छा, किसको पता है कि इंडिया का जो डाउनफॉल है, जो इंडियन राजा थे, उनका डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ? आपको पता है इंडिया पे मुगलों ने राज किया है, ब्रिटिशर्स ने किया है, पर्शियंस ने किया है, तुगलक डायनेस्टी, है ना? अलग अलग का वेरियस रेसेस ने इंडिया पे राज किया है। ये शुरू कहाँ से हुआ, किसको पता है? सेंचुरी पता है? 1500। सर कोई गैस? आपने पूछा क्या सर पहले? मैंने ये पूछा कि इंडिया का जो डाउनफॉल है, मतलब जो इंडियन राजा थे, उनका डाउनफॉल कब स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश राज से हुआ था। ब्रिटिश राज से। ब्रिटिश राज से 200 साल पहले इनका राज था, मुगलों का। मुगल्स का, वो भी इंडियन नहीं थे। इंडियंस का डाउनफॉल कब स्टार्ट हुआ? 15th सेंचुरी। अच्छा, आपको पता है 1600s में तो बाबर आया था इंडिया, मोहम्मद बाबर, जो अकबर का, वो जहांगीर का, इन सब का ये लाया था ना बाबर, मोहम्मद बाबर, पता है आपको? तो मोहम्मद बाबर लेके आया था 1600s में इंडिया में मुगल राज। एक्चुअलिटी में लेकिन जो इंडिया का डाउनफॉल है वो इस ईयर से स्टार्ट हुआ, 1192। बेटा यहाँ पे ना एक बड़ी फेमस राजा का राज था, पृथ्वीराज चौहान, सुना होगा? तो पृथ्वीराज चौहान राज कर रहे थे 1192 से पहले। फिर आया मोहम्मद गौरी, उन्होंने इसको, मोहम्मद गौरी को ना 16 बार माफ किया, 16 टाइम्स उसने उसको माफ किया कि तुम मत एंटर करो मेरी टेरिटरी पे, और एक बार हरा भी दिया मोहम्मद गौरी को। अब तुम्हें पता है कि ये जो स्पेशली जो मुस्लिम ब्रीड है ये मानती तो है नहीं, है ना? तो जब उसने सेकंड बैटल की उसी जगह पे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी कहाँ पे लड़े थे? बैटल ऑफ ट्रेन में, तराइन में। पहली बैटल पृथ्वीराज चौहान जीत गया, और दूसरी बैटल वो हार गए। तब से पहला मुगल रूलर इंडिया में आया मोहम्मद गौरी, और वहां से हमारा, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई, ठीक है, मौर्यास आ गए, गुप्तास आ गए, उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज ने हम पे राज किया, और फिर 1600 में किनका राज हो गया? बाबर का, है ना? बाबर बाद उसके सारे एंसेस्टर चलते रहे, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब वगैरह, है ना? अच्छा, अब ये जो
राजा थे, है ना? क्या किसी को पता है कि एग्जैक्ट डेट ब्रिटिशर्स ने कब टेक ओवर किया इंडिया को? अब देखो देखो ये ना आप चीज देखने वाली है। हमें इंडिया का पास्ट जो है वो ना के बराबर पता है कि नहीं? बुद्धिज्म कहां से ओरिजिनेट हुआ? इंडिया से हुआ। नेपाल भी इंडिया का पार्ट नहीं था? नहीं था। तो यही चीजें है बेटा, आपको ना बताऊंगा, अभी मैं सारा इलैबोरेट करूंगा। ब्रिटिशर्स बेटा इंडिया में अराउंड 1740s 50s में आए थे, ठीक है? दे केम एज ट्रेडर्स। ट्रेडर क्या होते हैं? व्यापार करने, है ना? क्लॉथ का, स्पाइसेस का व्यापार करने आए थे एंड देन दे टुक ओवर अस, ठीक है जी? अच्छा, और हमने क्या बताना है आपको? डायनेस्टीज के बारे में। आपको पता है इंडिया का वन ऑफ द मेजर एम्पायर जो था वो कौन सा था? हालांकि नाइट को एक बार बता चुका हूं मैं। मराठा। मराठा एम्पायर उतना बड़ा नहीं था जितना मैं। हाँ? नहीं, मुगल एम्पायर तो था ही, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ। मुगल एम्पायर वाज विक्रमादित्य। कौन सा एम्पायर था? विक्रमादित्य परमारा एम्पायर। मगध। मगध एम्पायर। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारा बेटा आपका मगध एम्पायर था। अब मगध एम्पायर की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जाननी जरूरी है आपके लिए। मगध एम्पायर का ना बेटा फर्स्ट राजा था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार राजा था। अब बिंबिसार, उसके बाद बेटा उनका बेटा हुआ अजातशत्रु। क्या हुआ? अजातशत्रु। उन्होंने ना अपने एम्पायर में से छोटा सा टुकड़ा अजातशत्रु को दे दिया कि तुम संभालो इसको। तो अजातशत्रु ने बड़े अच्छे से एम्पायर को संभाला। और क्या हुआ कि उसको लालच हो गई कि मेरे पास पूरा मगध का एम्पायर क्यों नहीं आता? तो अजातशत्रु ने सोचा कि व्हाई नॉट मगध? मगध एम्पायर क्यों नहीं है मेरे पास? तो उसने क्या किया, अपने पिता के पेट में पीछे से चाकू मार दिया, उनको पीछे से मार दिया उनको। तो अजातशत्रु ने पूरे मगध एम्पायर को टेक ओवर कर लिया, ठीक है जी? फिर अजातशत्रु का बेटा हुआ नागदशक। अजातशत्रु ने भी अपनी टेरिटरी में से पूरी मगध एम्पायर में से कुछ एरिया उसको दे दिया कि बेटा तुम इस पे राज करो, मेरे को पता लगे कैसे तुम राजा करोगे। उसने भी कहा कि भाई मगध है ना, मेरा क्यों नहीं है? उसने भी अपने फादर को मार दिया। ऐसे करके ये जो बिंबिसार की पूरी डायनेस्टी थी, सबसे पहले रूलर्स थे मगध के, इनकी पूरी की पूरी डायनेस्टी में जो 8 रूलर्स थे, सभी ने अपने अपने फादर को मार दिया। और जिनका आखिरी रूलर था उदयन, उसने भी अपने फादर को मार के मगध का एम्पायर लिया। अब लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए इनसे कि उन्होंने क्या किया, उदयन को फांसी की सजा दे दी, है ना? और एक नई डायनेस्टी को लेके आए, एक नए राजे को लेके आए, शिशुनाग। किसको? शिशुनाग। फिर वहां से शुरू होती है शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है? तो ये था थोड़ा इंडिया के उसके बारे में। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न क्या चल रहा है। आपको पता है आपके एजुकेशन सिस्टम में रिसेंटली एक नई पॉलिसी आई है, किसी को पता है? वो इंडिया के बारे में बच्चों को पता है? कौन सी पॉलिसी है बेटा? वो इंडियन हिस्ट्री को भी ऐड करेंगे वगैरह। हाँ गुड, उसका नाम क्या है पॉलिसी का? क्या नाम है पॉलिसी बेटा? अभी 2020 में आपकी बेटा एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या नाम है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। इसका नाम न्यू नहीं है, इसका नाम नेशनल है। पर जब बना था ये न्यू था। क्यों न्यू था? क्योंकि इंडिया में ना हर 20 साल बाद 15 साल बाद एक पॉलिसी बनती है, क्योंकि पुराना एजुकेशन सिस्टम पुराना हो जाता है। तो हमारी न्यू एजुकेशन
पॉलिसी 1960 भी है, 1975 भी है, 1980 भी है। तो मोदी जी ने कहा यार ये न्यू कहाँ से हुआ, 1960 वाला भी न्यू है, 1975 वाला भी न्यू है ना। तो उन्होंने कहा इसको न्यू को हटाया, नेशनल लगाए। तो जो ये पॉलिसी है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें ना दो बड़े कमाल के वो है, वैसे तो बहुत सारे इसमें वो लिखे हुए हैं पोस्टुलेट्स, दो बड़े कमाल के पोस्टुलेट हैं। किसको पता इसमें क्या कहा गया है? यूर स्टूडेंट्स, आपके लिए बनी है पॉलिसी, आपको पता होना चाहिए। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जैसे अभी आपका फिक्स्ड है कॉमर्स स्ट्रीम, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और मेडिकल, है ना। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्कूल्स है वो धीरे धीरे इनकलकेट करेंगे ये चीज़। क्या है कि अब स्टूडेंट्स को फिक्स नहीं रहेगा कि उन्होंने आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मान लो मैंने नॉन मेडिकल लेनी है पर मेरे से मैथ नहीं होगी, है ना, या केमिस्ट्री नहीं होगी, तो मैं सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ कि मैथ्स पढ़ लूंगा, फिजिक्स पढ़ लूंगा और एक बायो पढ़ लूंगा, है ना। मतलब कोई भी अपनी कॉम्बिनेशन का, अपनी मर्जी का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। अभी फिक्स नहीं रहेगा, आने वाले 1, 2, 3 सालों में ये आपको उसमें आ जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। और दूसरा बड़ा कंट्रोवर्शियल इसका पोस्टुलेट है, वो क्या पोस्टुलेट है? तो बड़ा क्या सेकंड पोस्टुलेट बड़ा कमाल का हमारी एनईपी 2020 में है कि चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट इन लोकल लैंग्वेज अप टू क्लास, कि मतलब जो बच्चे हैं उनको क्लास 5th तक उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। जैसे कोई बिहार में कोई स्कूल है वो पढ़ा रहे हैं तो 5th तक उनको बिहारी में पढ़ाया जाए, जो भी लैंग्वेज वहाँ पे यूज होती है। पंजाब है तो पंजाबी में पढ़ाया जाए, अगर कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो हिंदी में पढ़ाया जाए। ऐसा क्यों सोचा गया, इसका रीजन सुनो। जब भी कोई आइडिया आता है आपको, है ना, किस लैंग्वेज में आता है, आप जिस लैंग्वेज में इमेजिन करते हैं, अपनी मदर टंग में इमेजिन करते हैं, तो हमने सोचा कि जब नई नई डिस्कवरीज जो हैं, जो आइडियाज जो हैं वो लोकल लैंग्वेज में आते हैं, तो आपको क्यों ना लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, है ना, कि बच्चा ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा। क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में क्या हो रहा है कि क्लास 1 से 2 से इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, है ना। यहाँ तक कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टम है, जो ग्रीनलैंड स्कूल हो गया या सेक्रेड हार्ट हो गया, दे फाइन ₹50 फॉर अटरिंग अ सेंटेंस इन पंजाबी। अब तो पंजाबी या हिंदी में अगर सेंटेंस बोल देते हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल है, यू आर फाइन ₹50 फॉर स्पीकिंग योर मदर लैंग्वेज। तो जब ये बेटा लॉन्च हुई ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो कॉन्वेंट स्कूल से जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं खासकर, उन वहाँ से बड़ी ऑपोजिशन आई कि हम इसको कैसे इनकलकेट करें। हमारा तो स्कूल का मोटिव यही है, इंग्लिश मीडियम, है ना। तो ये इसमें दोबारा चेंज हुआ, बहुत चेंजेस हुए इसमें। तो उन्होंने एक लाइन लिख दी इसके आगे, क्या लिख दिया? वेयर एवर पॉसिबल, वेयर एवर पॉसिबल। अब इस लाइन से क्या हो गया, मतलब एनईपी 2020 वाला कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाएगा स्कूल के पास कि सर क्या आप पढ़ा सकते हैं क्लास 5th तक अपने स्कूल में? वो कहेंगे नो, नॉट पॉसिबल। तो वही बात समझ गए क्या कहते हैं कि वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल है। कोई स्कूल कहे भाई हमने नहीं पढ़ाना तो वो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि कितना शेमफुल है हमारे लिए ना। हम कोई प्रेस्टिजियस ओकेजन होते हैं, टाई, है ना, शर्ट, कोट, वी डू नॉट चेरिश आवर इंडियन ट्रेडिशन, कि नहीं। कोई वैसे तुम अपना धोती कुर्ता पहनते हो, पर कोई आपने प्रेजेंटेशन देनी है, ऑफिस वर्क करते हो, तो क्या आपका कंपल्सरी है टाई शर्ट, है ना। फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो किसी न किसी इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया कि इंडिया का ट्रेडिशन खत्म ना हो। अब जबकि जापान जो है ना, वो लोग बड़े इस एरिया में सख्त है। वो अगर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो चलती है ऑफिस में, घर पे जो मर्जी वो लोग, ऑफिस में ओनली जैपनीज, है ना। कहीं आपने त्योहार में जाना है तो उनका अपना जो पहरावा होता है वो चलता है ना। तो इंडिया को ऐसा समझते हैं कि मिक्स्ड रेस है। मिक्स्ड रेस क्यों है? क्योंकि इनमें हम पे कई
कई सालों को उसमें काफी डायनेस्टीज ने राज किया, तो हमें उनके वो आ गए हैं, है ना, जैसे इंग्लिश वालों का ब्रिटिशर्स का पहरावा आ गया, बोलने की लैंग्वेज आ गई है। पर अभी भी एक चीज इंटरेस्टिंग है, क्या आपको पता है मुगल जहां जहां भी गए उन्होंने जितने लोग थे उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट किया कि नहीं? पर ब्रिटिशर्स के राज के बाद भी, मुगलों के राज के बाद भी 140 या 145 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन में लमसम 120 करोड़ हिंदूज हैं। उसका रीजन क्या है? आपको पता है ईरान आज कंट्री है, ईरान कंट्री है बेटा, ये ईरान थी नहीं, ईरान की जगह होता था पर्शिया, पर्शिया होता था। हमने सुना है पर्शियन रूलर्स आ गए, तो ईरान नहीं होता था, ये पर्शिया होता था। जब मुगल्स वहां पे गए उन्होंने क्या कर दिया, उन सभी को कन्वर्ट कर दिया, तो आपको क्या बन गया? ईरान बन गया वो। आपने आपको पता है कितनी देर में उन्होंने कन्वर्ट किया होगा पर्शियंस को? एक दिन में, बस सेंचुरी, विदिन 30 इयर्स, सिर्फ 30 सालों में उन्होंने पूरी कंट्री को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम्स में। और मुस्लिमों ने हमारे पे कितनी देर राज किया? अराउंड 200 इयर्स। व्हाई कुडंट दे कन्वर्ट अस? पॉपुलेशन क्योंकि हमारे में एक चीज बड़ी बेटा कॉमन है कि हम ना हमारी विल पावर बहुत हाई है। जैसे पंजाब में तो आपको पता है कि हिंदू जब कन्वर्ट हो रहे थे उनको बचाने के लिए सिखिज्म बन गया, अलग रिलीजन बन गया, है ना। उन्होंने कहा हम कन्वर्ट नहीं होने देंगे इनको, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, है ना। बाकी जगह पे भी थोड़ा साउथ में जाएंगे तो मराठा एम्पायर, है ना, रानी झांसी, है ना। ये सब जो एग्जाम्पल ये क्या बताती हैं कि जितनी भी मतलब हमारे में जितने भी रूलर्स ने राज किया, जितने भी टफ टाइम्स आए, हमने अगर जितना लड़ सकते थे हम लड़े हैं, है ना। एंड स्टिल वी आर 1.2 बिलियन पीपल आर हिंदू रिलीजन, है ना। हिंदूज है अभी भी 120 करोड़। तो थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मैं पीपीटी बना के लाया हूँ एक, तो वो आपको दिखाने हैं। अच्छा, आपको पता है भोजपुरी कहाँ कहाँ चलती होगी? बिहार में। थोड़ा ज्यादा फैंटेसी ले गए, कहते हैं इंग्लैंड में चलती है। भोजपुरी बिहार में चलती है, झारखंड में भी चलती है। अब आपको ये दिखाएंगे हम कि हालांकि इंडियंस ने राज नहीं किया किसी पे, वी नेवर कॉन्कर्ड एनी टेरिटरी, पर फिर भी इंडियंस का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पे, आज आपको ये दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, थाईलैंड की ये एक पिक्चर है एयरपोर्ट की। तो जब भी आप थाईलैंड में एंटर करते हैं ना, आप ऐसे ग्रीट करते हैं। नमस्ते का बेटा एक्चुअल मतलब है देयर इज अ लाइट इन मी एंड आई रिकॉग्नाइज द लाइट इन यू। मतलब मेरे में एक डिविनिटी है, एक काइंडनेस है, और मेरे को आप में भी वो काइंडनेस दिखती है। ठीक है, यू आर वेलकम। बात समझे कि नहीं? देयर इज लाइट इन मी एंड आई रिकॉग्नाइज द लाइट इन यू। तो थाईलैंड में आपका नमस्ते से स्वागत होता है। उनका नेशनल एम्बलम क्या है थाईलैंड का? गरुड़। गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु जी का। लॉर्ड मैं राम भी बोल रहा था। लॉर्ड विष्णु जी का वो उनका नेशनल एम्बलम है गरुड़। हाँ, ये उनका नेशनल एम्बलम है। हमारा नेशनल एम्बलम पता है आपको? इंडिया का लायन, टाइगर, ये फोर लायन जो कॉइन के पीछे आपका बना होता है। लाओस जाएंगे, फिर आपका स्वागत किसके साथ होगा? अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भैया है कहाँ ये कंट्री, है ना? ये कंट्रीज एक्चुअलिटी में है कहाँ? हाँ, श्रीलंका। इंडिया में है क्या?
नहीं, इंडिया से कहाँ है? ये आपका इंडिया है, ये आपका बांग्लादेश आ गया, ये आपका म्यांमार आ गया, है ना? और यहाँ पे कहीं है थाईलैंड, थाईलैंड। और लाओस कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, अलग लाओस, ठीक है। थाईलैंड का भी मेन रिलीजन, लाओस का भी मेन रिलीजन बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? नेपाल से हुआ है। एक्चुअलिटी में बुद्धिज्म का जो ट्रेस है ना बेटा, वो इंडिया और नेपाल दोनों से गिना जाता है, क्योंकि नेपाल का जो पार्ट है ना जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जन्म हुआ था उनका, वो है कपिल वस्तु, जिस जगह पे उनका जन्म हुआ, तो माना जाता है कि वो इंडिया में जगह आती थी। अब नेपाल में है मॉडर्न डे में, अभी वो जगह नेपाल में है, और माना जाता है कि वो जगह इंडिया में थी, कपिल वस्तु। श्रीलंका, फिर आपका स्वागत किससे होगा? नमस्ते से। अच्छा, एक फैक्टर बताऊं, श्रीलंका की मेन लैंग्वेज आपको पता है क्या होती है? सिन्हाला लैंग्वेज नहीं है, वो एक टाइप है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मलवई पंजाबी, मलवई पंजाबी, तो मलवई एक लैंग्वेज नहीं हुई, पंजाबी की टाइप है। श्रीलंका में लैंग्वेज कौन सी चलती है? तमिल। यस, श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज चलती है। म्यांमार पे ओबामा जी की पिक्चर है, हाँ? ओबामा जी, ये उनके प्रेसिडेंट जो है ऑंग सान सू की, उनको ग्रीट करने हैं, नमस्ते, ठीक है। म्यांमार आपको पता है यहाँ पे है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। ये आपको बताया हुआ है कि रिलीजन्स मतलब कौन कौन से, मतलब सबसे पहले बताया कि हिंदू जो है वो वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट फॉलोड रिलीजन है, विद अराउंड 120 to 125 करोड़ पीपल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इस्लाम। मुस्लिम इज नॉट अ रिलीजन, फिर इस्लाम इज रिलीजन, ठीक है ना। सेकंड क्रिश्चियंस। अब ये दोनों, इसी रीजन पता है ये दोनों रिलीजन में क्यों इतने ज्यादा प्रोमिनेंट है? जब सेकंड ही बड़ा ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सेकंड ही लिखा हुआ है, इस्लाम का सेकंड है, वही लिखा मैंने, इस्लाम सेकंड है, इस्लाम सेकंड है, सेकंड क्रिश्चियनिटी है, थर्ड आपका हिंदुइज्म है, और बाकी फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना? क्या तो ये आपको बताया हुआ है कि अब इंडिया में डाइवर्सिटी कितनी है। इंडिया की कुछ स्टेट मैंने मतलब रीजन से लेके आया हूँ, नागालैंड में पॉपुलेशन 88% क्रिश्चियंस है, 88% नागालैंड। मिजोरम 87% क्रिश्चियन, मिजोरम सिक्किम वाली साइड। उसके बाद मेघालय 75% क्रिश्चियन। अरुणाचल प्रदेश 30% क्रिश्चियन, ठीक है जी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर अराउंड 68 to 70% मुस्लिम पॉपुलेशन। फिर लक्षद्वीप 97% मुस्लिम पॉपुलेशन, और पंजाब में अराउंड 57% सिख। फिर भी इंडिया इज, है ना, मच मोर स्टेबल देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अब रशिया है, यूक्रेन वगैरह जितनी भी कंट्रीज हो गई, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज में रिलीजन की इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही टाइप के मेजरली रिलीजन है, फिर भी दीज कंट्रीज आर नॉट स्टेबल। अच्छा, ब्रुनेई जो है ना बेटा, एक साउथ एशियन कंट्री है, अराउंड इंडिया के यहाँ पे पड़ती है ब्रुनेई। ब्रुनेई की कैपिटल का नाम पता है आपको क्या है? बंदर श्री भगवान। क्या है उसकी कैपिटल का नाम? बंदर पता है पहले किसको कहते थे? पोर्ट को कहते थे, बंदरगाह को। तो जो कैपिटल है उसकी सी के साथ लगती है, तो पोर्ट ऑफ श्री भगवान। श्री भगवान किसको कहा गया? यहाँ पे विष्णु जी को, लॉर्ड विष्णु, ठीक है जी। तो
ब्रुनेई की कैपिटल बंदर श्री भगवान। अब ये सोचो, तुम्हें लगता था कि हिंदुइज्म जो है वो इंडिया में ही है ना? सोचा था कि ब्रुनेई की कैपिटल का नाम होगा बंदर श्री भगवान, पोर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु। सिंगापुर और श्रीलंका, जैसे मैंने आपको बताया, तमिल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर की और श्रीलंका की, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थाईलैंड का केस। बेटा जो थाईलैंड है उसके प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है क्या है? रामा 10th, यानी कि राम 10th। अपने डैडी का 10वां बेटा। 1782 से स्टार्ट होके जितना हम लॉर्ड रामा को या उनको इंडिया में वर्शिप करते हैं ना, उससे ज्यादा थाईलैंड में होती है वर्शिप। लॉर्ड रामा की, है ना, वर्शिप उससे ज्यादा थाईलैंड में होती है। 1782 से लेके अब तक, 1782 आज से 250 साल पहले अराउंड, उनकी जो भी प्रेसिडेंट ओथ लेता है, जो भी शपथ लेता है, वो लॉर्ड राम के नाम पे लेते हैं कि मैं राम को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूँ, आई टेक केयर ऑफ दिस नेशन। 1782 से लेके उनका करंट किंग का नाम था रामा 10th। उनके इससे पहले के प्रेसिडेंट का नाम था रामा 9th, रामा 8th। तो अपना नाम तक प्रेसिडेंशियल सीट पे राम के नाम पे रखते हैं, है ना? अच्छा, उनकी पुरानी कैपिटल का नाम क्या था? अयोध्या। क्या था? अयोध्या। ये किसके नाम पे रखा गया था? अयोध्या। अयोध्या। अच्छा, वहां पे रामायण भी थी थाईलैंड में। हाँ, थाईलैंड में रामायण भी थी, उसको रामाकीन बोला जाता था। और रामाकीन जो थी वो थाई लैंग्वेज में लिखी हुई रामायण थी। रामाकीन जो थी वो थाई वर्जन था रामायण का। वो 417 साल तक एग्जिस्ट किया वहां पे, जब तक बर्मीज लोगों ने आके वहां पे टेम्पल्स वगैरह सब वो नहीं कर दिया। बर्मीज लोगों ने वहां पे सारा ट्रेडिशन खत्म कर दिया, ठीक है? उसके बाद देखो, अब हिंदी जो लैंग्वेज आपको पता है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुस्लिम कंट्रीज, दुबई हो गई तुम्हारी, है ना, जितनी भी कंट्रीज है ये 7-8 कंट्रीज, दुबई वगैरह, वो सारा यूएई के अंदर आता है। यूएई ने हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज मानना स्टार्ट किया है कि हमारी कंट्रीज में इतने लोग हैं कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज मान लें हिंदी को, ठीक है? साउथ अफ्रीका में इंडियन पॉपुलेशन है, मॉरिशियस, सूरीनाम, बताता हूँ सूरीनाम कहाँ पे है, फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो। हाँ जी, क्या वो कुछ पूछ रहे हैं? हिंदी चलती तो है ही है बेटा, मतलब तू कह रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है? किसमें हिंदी एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है? इंडिया ने कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है? 22। अराउंड 22 लैंग्वेजेस को, कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी, ये सब 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, आपको पता है इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अरे 22 तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, ठीक है? 180। अब लैंग्वेजेस का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बोलने का तरीका भी बीच में लो, अलग अलग डायलेक्ट्स के साथ। जैसे पंजाबी कितने तरह की है? 4 तरह की, माझा, मालवा, दोआबा, 180 लैंग्वेजेस बोली जाती है। 180 लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में। 50 लाख 20,000 लैंग्वेजेस बोली जाती है। 20,000 लैंग्वेजेस। इट इंक्लूड्स डायलेक्ट्स, जैसे पंजाबी को बोलने के 4 तरीके, वैसे तेलुगु को भी 3-4 तरीके से बोला जाता है। नहीं, मतलब 20,000 तरह की लैंग्वेजेस जो है इंडिया में बोली जाती है, ठीक है? अच्छा, सूरीनाम के देखिए, सूरीनाम का ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका कहाँ पे? अफ्रीका, पता है ना आपको? अफ्रीका, इंडिया के यहाँ पे नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ होता है साउथ अमेरिका, बिल्कुल अफ्रीका के साथ। अफ्रीका के अंदर एक
छोटा सा कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका के साथ साउथ अमेरिका है, उसके अंदर एक छोटा सा कंट्री है सूरीनाम। क्या है? सूरीनाम। अच्छा, सूरीनाम का केस देखें, यहाँ के प्रेसिडेंट का पता क्या नाम है? चंद्रकी प्रसाद संतोखी। साउथ अमेरिका में एक कंट्री सूरीनाम के प्रेसिडेंट का नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कभी सोचा था कि ऐसा पॉसिबल है? तुम्हें एक ही सिर्फ पता था कि भाई ब्रिटेन का जो प्रेसिडेंट बन गया कौन है? ऋषि सुनक। वो भी नहीं पता कहीं बच्चों को। अब पता है कौन है? चेंज हो गया है, ऋषि सुनक के साथ। हाँ, अलग आ गया। सूरीनाम में अराउंड 28% इंडियन पॉपुलेशन है। मतलब जितनी भी कंट्री में लोग रहते हैं, अगर 3 करोड़ लोग रहते हैं, अराउंड 1 करोड़ उसमें से इंडियन लोग हैं सूरीनाम में। ठीक है जी। और वहाँ पे लैंग्वेज क्या चलती है? सूरीनामीज हिंदुस्तानी। वहाँ की लैंग्वेज है सूरीनामीज, सूरीनामी हिंदुस्तानी। ठीक है? जब 27% पॉपुलेशन हिंदी है, इंडियन है, तो सूरीनामी हिंदुस्तानी है, थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वहाँ पे। हिंदी और भोजपुरी ये बोली जाती है। साउथ अमेरिका के सूरीनाम में भोजपुरी एज अ लैंग्वेज बोली जाती है। मैंने सोचा था कभी ऐसा हो सकता है कि भोजपुरी बिहार के बाहर भी नहीं बोली जाती होगी। तो तुमसे भोजपुरी पूछो तो क्या नाम आता था? अच्छा, अब गुआना, साउथ अमेरिका में ही गुआना है, सूरीनाम के साथ ही पड़ते हैं, नेबरिंग कंट्री है गुआना। 40% इंडियन पॉपुलेशन, लगभग आधी कंट्री इंडियन पॉपुलेशन है गुआना। ठीक है? 6% यहाँ पे गायनीज हिंदुस्तानी। कौन सी लैंग्वेज है? गायनीज हिंदुस्तानी बोली जाती है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अब ये थोड़ा सा ना कैरिबियन की लोकेशन नहीं पता होगी आपको ना। कैरिबियन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बेटा यूएसए है ना? यहाँ पे आपका कनाडा आ जाता है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका आ जाता है ना? यहाँ पे फिर आपका अफ्रीका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एशिया वगैरह आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री। साउथ अमेरिका के ऊपरली साइड यहाँ पे होता है बेटा कैरिबियन। ठीक है? यूएसए के साथ साउथ अमेरिका के ऊपर यहाँ पे है कैरिबियन। ठीक है? और कैरिबियन के अंदर ये कंट्रीज है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कैरिबियन सी, ये सारा सी कैरिबियन सी है, इसलिए इसको कैरिबियन बोला गया। यहाँ पे अराउंड 38% इंडियन पॉपुलेशन त्रिनिदाद और टोबैगो में। ठीक है? हिंदी, हिंदुस्तानी, भोजपुरी, तमिल यहाँ पे बोली जाती है त्रिनिदाद में। क्या आपने कभी सोचा है? चलो मैं ये क्वेश्चन 1-2 कंट्रीज और उसके बाद पूछता हूँ कि आपको पता ही ये हुआ कैसे? इंडिया से बिल्कुल ऑपोजिट, वर्ल्ड के दूसरे एंड में 50% इंडियन पॉपुलेशन, कैसे? वहां पे भोजपुरी बोली जा रही है, कैसे? पार्टीशन, एक आंसर है पार्टीशन के वक्त। पार्टीशन के वक्त लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, त्रिनिदाद नहीं गए थे। मेरे को पता है क्योंकि पहले ये सारी जो अच्छा, ये केस सुने बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आपको रीजन बताता हूँ कि इंडिया की इन्फ्लुएंस इतनी है कैसे। फिजी, ये बड़ा ना कमाल का आइलैंड है फिजी। पहले ना फिजी का आपको
करेंसी दिखाते हैं, फिजी की करेंसी। इसमें कुछ न्यूज़ को नोट करें आप। सरदार है भाई, ये एक सरदार बंदे ने नोट कर लिया। सरदार और सरदार। सिख, हाँ ठीक है। अब ये बेटा कैसे यहाँ पे सिख बंदे की फोटो क्यों बनी हुई है, और इसका रीजन क्या है कि इतनी सारी कंट्रीज में इंडियन पॉपुलेशन इतनी क्यों है? तो बेटा जब हम पे ब्रिटिशर्स का राज था ना, ब्रिटिशर्स की जितनी भी कॉलोनीज थी, मतलब उन्होंने बाकी जितनी भी कंट्रीज में उन्होंने राज कर रहे थे उस वक्त, तो वो इंडिया के बहुत सारे लोग, स्पेशली फ्रॉम बिहार साइड, वो लोगों को इकट्ठा करके शिप में भर भर के पोर्ट करते थे। उनको लेबर चाहिए होती थी, एंड इंडिया वाज फुल ऑफ पीपल। तो बिहार वाली साइड के लोग, पंजाब वाली साइड के लोग स्पेशली यूज्ड फॉर आर्मी। पंजाब वाले लोग थोड़े लंबे चौड़े लंबे होते थे, तो उनको आर्मी में यूज करते थे। तो इन सारे लोगों को शिप्स में भर भर के त्रिनिदाद, फिजी, साउथ अमेरिका यहाँ पे, और एक टाइम के बाद ये लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते थे, पर इनको वापस आने नहीं दिया जाता था कि इतनी दूर अब आ गए हैं, खुद कैसे जाए वापस। तो वो लोग यही सेटल हो गए। फिजी का जो पास्ट है ना सारा, वो 60-70% इंडियंस की वजह से है। जितनी डेवलपमेंट की है 50% इंडियंस ने किया वहाँ पे, क्योंकि जो वर्कफोर्स को वहाँ पे लेके गए थे वो वहीं सेटल हो गए, उनके बच्चे हो गए आगे, है ना। तो इस करके इतनी सारी हमारे पास पॉपुलेशन है। आगे वो है कौन करेंसी का? है तो बहुत कुछ, पर एक आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्टर बताएंगे। सरदार है कौन करेंसी का? बेटा वो सरदार भी स्पेसिफिक नहीं है, ये दिखाया है कि किन किन कम्युनिटीज ने बनाया फिजी को। यहाँ पे आपको अफ्रीकन दिख रहे हैं ना, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है इंदिरा गांधी ने इंडिया में ना, जब इंदिरा गांधी का राज था अराउंड 1970s 1980s, आपको दिखने नहीं बोलो, जब इंदिरा गांधी का बेटा राज था तो क्या हुआ कि मुंबई में ना पारसी पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा थी, पारसी लोग, पारसी पॉपुलेशन, जूस कह सकते हैं, जूस। अरे जूस ना क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जूस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अगर आपके सामने दो बंदे आ गए, फिर आप बता नहीं पाएंगे ये जू है कि क्रिश्चियन है। आजकल तो इंडियंस भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो मुंबई में पारसी पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा थी, क्योंकि यमन वाली साइड पे जब अटैक हुआ तो काफी सारे जूस जो थे वो इंडिया की बिल्कुल बंदरगाह के पास पड़ता है, अरेबियन सी, बिल्कुल यमन से सीधा डायरेक्ट इंडिया पड़ता है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। जूस एक रेस है, जैसे अफ्रीकन एक रेस है, अफ्रीकन रिलीजन नहीं है, रेस है ना, जैसे पारसी एक रेस है, जूस। तो जूस के लिए ना कोई मंदिर ही नहीं था, और मुंबई एक हब माना जाता है पॉलिटिक्स का, बहुत बड़ा शहर है, फिल्म सिटी सारी वहीं पे है ना, देश की मेजर जीडीपी मुंबई से आती है, और वोटिंग भी बहुत सारी थी वहाँ पे, काफी सारे वोटर्स थे जूश। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, यमन से, मेरे पास होगी यहाँ से, यमन से लेके, यमन दिख रहा है सऊदी अरेबिया के नीचे, सऊदी अरेबिया के नीचे यमन तक एक फ्लाइट भेजी। वहां से इनका एक फायर होती है, जैसे हमारे हिंदुइज्म में जोत होती है ना, अखंड जोत कहते हैं उसको, वैसे इनका काफी बड़ा सा फायर होता है जो जलता रहता है। तो यमन एक प्लेन भेजा, बोइंग 707, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन होता है ये बोइंग 707, यमन भेजा, और यमन से वो उठाया जो भी इनका वो था, तो ये तो मेजर पॉपुलेशन इधर आ गई, उसको प्लेन में भरा और इंडिया लेके आए इसको, उनके फायर प्लेस को, और उसको एडन वाला अगियारी बोला जाता है, एडन वाला अगियारी, लोनावला में, मुंबई लोनावला।
इसको यमन से फ्लाइट में डाल के लेके आए थे। हाँ, घर में मतलब इस बिल्डिंग में वो रखा गया है। जान दो ही लगे ऐसी और हाँ जलता हुआ ही। तभी तो प्लेन में जा। इतना का करेंगे अब ये देखो कि जब इंदिरा गांधी ये सब प्रोसेस करवा रही थी, जूइश पीपल ने क्या डिमांड की कि पायलट तक, वर्कर तक जो उठा रहा है हमारा वो भी जू होना चाहिए, पारसी होना चाहिए, कोई और नहीं हाथ लगाएगा। तो जितना भी सारा प्रोसेस हुआ जूइश पीपल ने किया है। और यहाँ तक इसके अंदर भी किसी नॉन जू को नहीं जाने दिया जाता, मतलब जूइश पीपल ही वर्शिप करते हैं। तुम ये देखो कि इंडियंस का कितना दिल बड़ा है। हम है ना, हमारे गुरुद्वारों में हिंदू सभी आ रहे हैं, मंदिरों में भी सभी मत्थे टेक रहे हैं, है ना, हमारा कितना दिल वाइड ओपन है ना। तो क्या आपको इंडिया के बारे में पता लग गया?